Today we will discuss about the upper motor neurons, the lower motor neurons and their lesions. So before starting the session, सबसे पहले ये पता होना ज़रूरी है कि अपर मोटर न्यूरॉन होते क्या है एंड लोअर मोटर न्यूरॉन्स होते क्या हैं। अपर मोटर न्यूरॉन्स उन मोटर न्यूरॉन्स को बोला जाता है जो ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। कोई भी मोटर नर्व फाइबर जो हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स से ओरिजिनेट हुआ, जैसे यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटेड है ब्लू कलर से जो मार्क्ड है, इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इट इज कॉल्ड एज एन अपर मोटर न्यूरॉन. So upper motor neuron, they always originate from cerebral cortex. Now they have two chances. They have two options. Either they can go and relay in the brainstem, or they can go in the spinal cord and then they relay their information there in the anterior horn cell, right? Because we are talking about the motor nerves, motor neurons here. So we are talking about the anterior horn cell of the spinal cord. So ऐसे मोटर नर्व के फाइबर्स जो ओरिजिनेट हुए सेरिब्रल कॉर्टेक्स से और जो टर्मिनेट हुए या तो ब्रेन स्टेम में या फिर वो टर्मिनेट हुए हमारे स्पाइनल कॉर्ड में. सो अगर वो ब्रेन स्टेम में टर्मिनेट होते हैं, एक ट्रैक्ट बनाते हैं, सो इट इज कॉल्ड एज कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट. कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट मीन्स दैट दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द कॉर्टेक्स एंड दे आर टर्मिनेटिंग एट द bulbar यानी कि आपकी ब्रेन स्टेम. Then the second type is corticospinal tract. It means कि they are originating from the cerebral cortex and they are terminating in the spinal cord, basically the anterior horn cell of the spinal cord. तो यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखाया गया है कि ये नर्व फाइबर्स हैं और ये नर्व फाइबर ओरिजिनेट हुए फ्रॉम द सेरिब्रल कॉर्टेक्स. देन ये नीचे जा रहे हैं, डिसेंड कर रहे हैं, ब्रेन स्टेम में जाकर यहाँ पर इन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन को रिले करा एंड देन एक न्यू नर्व फाइबर यहाँ पर आ गया. ब्रेन स्टेम से जो नर्व फाइबर बेसिकली जो न्यूक्लियस से निकले हैं, दे आर द पेरिफेरल नर्व्स एंड दीज आर कॉल्ड एज क्रेनियल नर्व्स एज दे आर सप्लाइंग द मसल्स ऑफ द हेड एंड different, not only the muscle, the different areas of the head, neck and your face, right? So they are coming from the cerebral cortex, they are terminating at the brain stem. So this is a type of corticobulbar tract, right? Here we have a fiber, this red colored fiber. It is originating from the cerebral cortex. It is going down through the brainstem in the anterior horn cell of the spinal cord. So it is again originating from the cerebral cortex. It means it is an upper motor neuron, but it is terminating in the spinal cord. So it is forming a tract called as corticospinal tract. Corticospinal tract means that it is originating from the cerebral cortex and terminating or relay their information in the new neuron at the spinal cord level. अपर मोटर न्यूरॉन कोई भी ऐसे मोटर न्यूरॉन के फाइबर्स को बोला गया जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से निकला. तो जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से ओरिजिनेट हुआ वो आपका अपर मोटर न्यूरॉन था. अपर मोटर न्यूरॉन सेरिब्रल कॉर्टेक्स से निकला और वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड के लेवल तक आ गया. हियर इट इज कमिंग टिल द लेवल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड में आकर वो एंटीरियर हॉर्न सेल में गया एंड देन वहां से एक नया नर्व फाइबर निकला. तो अपर मोटर न्यूरॉन ने तो अपनी इंफॉर्मेशन को भेज दिया, अपर मोटर न्यूरॉन ने अपनी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर रोक दिया, यहाँ पर आगे ट्रांसफर कर दिया. अब जहां पर हमारा अपर मोटर न्यूरॉन खत्म हुआ और वहां से जो न्यू फाइबर आया जो उसकी इंफॉर्मेशन को आगे लेकर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द लोअर मोटर न्यूरॉन. ठीक है, तो हम इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल, कोई सेकंड फ्लोर पे रहता है और उसने ग्राउंड फ्लोर पे किसी सामान को पहुंचाना है. तो वो सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर आया, फर्स्ट फ्लोर से उसने किसी और बच्चे के हाथ सामान दे दिया कि ये सामान नीचे पहुंचा दो. तो जो सेकंड से फर्स्ट पे आया वो अपर मोटर न्यूरॉन था, वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से एक लेवल तक आया. उसके बाद टारगेट था हमारा ग्राउंड फ्लोर, वहां तक किसी और जो दूसरा बंदा जिसने वो सामान पहले जो सेकंड फ्लोर से उतरा उससे लिया था, उसने सामान आगे पहुंचाया, तो वो आपका हो गया लोअर मोटर न्यूरॉन. सो अपर मोटर न्यूरॉन जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से निकला और ब्रेन स्टेम में उसने रिले करी इंफॉर्मेशन या फिर आपकी स्पाइनल कॉर्ड में उसने रिले करी इंफॉर्मेशन. उसके बाद जो नया फाइबर शुरू होगा जो इस अपर मोटर न्यूरॉन से सिग्नल लेकर आगे जाएगा, मोटर नर्व का काम करेगा, दैट इज द लोअर मोटर न्यूरॉन. So here the cranial nerves which is supplying the face or the head structures, these are the lower motor neurons. लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें, अगर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुए, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर कोई इश्यू हो जाए, यहाँ पर स्ट्रोक की वजह से
या कोई डीजनरेशन की वजह से, डैमेज की वजह से, ट्यूमर की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, अपर मोटर न्यूरॉन ढंग से काम ना कर पाए, देन इट बिकम्स द अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, राइट। अब अपर मोटर न्यूरॉन तो क्लियर हो गया। नाउ व्हाट इज लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन? सो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन यहाँ पर तो यही है कि ब्रेन स्टेम के बाद जो आपकी नर्व आई, दैट इज द लोअर मोटर न्यूरॉन। एंड हियर आल्सो द लोअर मोटर न्यूरॉन इज व्हाट, कि स्पाइनल कॉर्ड में जब रिले करी इंफॉर्मेशन, सो यू कैन सी हियर कि आपका अपर मोटर न्यूरॉन आ रहा है। अपर मोटर न्यूरॉन ने यहाँ पे आके एंटीरियर हॉर्न सेल में आके अपनी इंफॉर्मेशन को छोड़ दिया। ये इंफॉर्मेशन को आगे कैरी करा एक नए नर्व फाइबर ने, जो एंटीरियर हॉर्न सेल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से निकला, एमर्ज आउट हुआ, और उसको हमने लोअर मोटर न्यूरॉन का नाम दिया। ये लोअर मोटर न्यूरॉन यहाँ से निकलेगा, यहाँ नर्व रूट होगी, देन ये नर्व फाइबर जाएगा पूरा आगे, ठीक है, एंड देन दे थ्रू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इट सप्लाइज द रिस्पेक्टिव मसल, जिस भी मसल में सप्लाई करना है, जिस भी मसल में उसने अपना एक्शन शो करना है, स्केलेटल मसल में बेसिकली, वहां पर ये अपना आगे इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है, एंड थ्रू दी एनएमजे वो आपकी मसल को इनर्वेट भी कर रहा है। सो लोअर मोटर न्यूरॉन में अगर लीजन होता है कभी भी, तो प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है? हो सकता है एंटीरियर हॉर्न सेल में प्रॉब्लम हो सकता है नर्व रूट के अंदर कहीं प्रॉब्लम हो सकता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे कोई प्रॉब्लम हो। So what is the site of lesion? Lesion is any kind of damage which is happening with the nerves, right? So अगर तो कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में कोई भी लीजन हो रहा है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हमारा यूएमएन लीजन हो जाएगा, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन हो जाएगा। और अगर हमारे एलएमएन यानी कि हमारे लोअर मोटर न्यूरॉन्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, सो वो हमारे मसल्स के अंदर, नर्व्स के अंदर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर, उस एरिया के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। यू कैन सी हियर कि ये ब्रेन से निकला, ब्रेन में इसका ओरिजिन था, सो इट इज एन अपर मोटर न्यूरॉन। देन ये आपका नीचे गया अपर मोटर न्यूरॉन, और इसने ब्रेन स्टेम में ही रिले कर दिया। जब इसने ब्रेन स्टेम में रिले करा, तो जो उसके बाद आपका निकला नया न्यूरॉन जो निकला, दैट इज द लोअर मोटर न्यूरॉन, एंड इट इज सप्लाइंग द मसल्स ऑफ द फेस एंड ऑल दोस थिंग्स। हियर वी हैव द स्केलेटल मसल्स, राइट। या दूसरा हो सकता है कि आपके ब्रेन से ओरिजिनेट हुआ नर्व फाइबर, दैट इज द अपर मोटर न्यूरॉन, इट इज गोइंग डाउन टिल द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड में भी वो कहां पर गया? स्पाइनल कॉर्ड में भी वो हमारे एंटीरियर हॉर्न सेल में गया। सो इन स्पाइनल कॉर्ड आल्सो इट इज गोइंग इन दी एंटीरियर हॉर्न सेल, यहां पर वो रुक गया। सो ये आपका अपर मोटर न्यूरॉन है। एंटीरियर हॉर्न सेल के बाद जो नया नर्व फाइबर आया, जो मसल्स तक लेकर जा रहा है मोटर सिग्नल्स को, दैट इज द लोअर मोटर न्यूरॉन। So if we talk about the difference between upper motor neuron lesion and lower motor neuron lesion, तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइट ऑफ लीजन, यानी कि कहां पर ये डैमेज हो रहा होगा। सो अगर अपर मोटर न्यूरॉन के पैरालिसिस की बात करें, तो जो डैमेज है या तो वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में हो रहा है, क्योंकि सेरिब्रल कॉर्टेक्स से ही आपके अपर मोटर न्यूरॉन्स जो है वो ओरिजिनेट होते हैं, या फिर ब्रेन स्टेम में हो रहा है, क्योंकि ब्रेन स्टेम के जगह पर भी वो इंफॉर्मेशन को रिले करते हैं। देन फ्रॉम द ब्रेन स्टेम द लोअर मोटर न्यूरॉन इट इनिशिएट्स, एंड स्पाइनल कॉर्ड में अबव द लेवल ऑफ एंटीरियर हॉर्न सेल अगर इंजरी है या कोई भी तरीके का लीजन है, सो वो आपका अपर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस करवाएगा। वहीं अगर हम बात करें एलएमएन लीजन की या फिर लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस की, तो इसमें क्या हो जाएगा कि या तो आपकी एंटीरियर हॉर्न गई, या नर्व रूट गया, या फिर पेरिफेरल नर्व, जो नर्व फाइबर पूरा जा रहा है एक मसल तक, वो गई, या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन गया थ्रू विच द नर्व इज इनर्वेटिंग द मसल। द सेकेंड डिफरेंस इज मसल टोन। मसल टोन का मतलब क्या होता है? मसल टोन का मतलब होता है कि एक मसल में कितनी टेंशन है रेस्ट पे, यानी अगर मेरा हाथ इस टाइम ऐसे नॉर्मली है तो उसमें कितनी टेंशन है, इसकी टोन नॉर्मल है, आई कैन मूव इट, मैं इसको ओपन कर पा रहा हूँ, सारे फंक्शंस इससे इजीली कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर इसकी टोन बहुत ज्यादा बढ़ गई, हाइपरटोनिया हो गया, हाइपरटोनिया हो गया, तो स्पास्टिसिटी बढ़ेगी, टोन बढ़ गई, टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, रेस्ट में भी मेरा हाथ ऐसा है, अब मेरा हाथ कोई खोल रहा है, नहीं खुल रहा। स्ट्रोक के बाद यूजुअली ऐसा देखने को मिलता है कई बारी कि आप ओपन कर रहे हो, नहीं ओपन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वहां पे स्पास्टिसिटी हो गई है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन की वजह से हो गई है। तो जब भी अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होता है, तो पेशेंट के अंदर स्पास्टिसिटी देखने को मिलती है, रिजिडिटी, काफी ज्यादा अकड़ाहट देखने को मिलती है, हाइपरटोनिया यानी टोन जो है मसल्स की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ लीजन, अपर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस या फिर अपर मोटर न्यूरॉन लीजन की वजह से जो पैरालिसिस होता है उसको हम स्पास्टिक पैरालिसिस भी कहते हैं, बिकॉज स्पास्टिसिटी बढ़ जाती है, बिकॉज देयर इज हाइपरटोनिया इन दी मसल्स। इफ वी टॉक अबाउट एलएमएन लीजन,
लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन की अगर हम बात करें तो वहां पर हाइपोटोनिया है, यानी टोन जो है वो खराब हो गई है। अभी मेरा हाथ नॉर्मल भी ऐसा है, टोन खराब हो गई तो वो गिर गया, बिल्कुल उसमें बिल्कुल जान ही नहीं है, ताकत ही नहीं बची है, बिल्कुल फ्लॉपी हो गया, बिल्कुल वीक हो गई है मसल्स जो है। सो हाइपोटोनिया इसका मतलब है देयर इज लॉस ऑफ टोन इन दी मसल्स और लैक ऑफ टोन इन दी मसल एट रेस्ट बेसिकली। एंड इसकी वजह से जो पैरालिसिस होता है, एलिमेंट लीजन की वजह से जो होता है, इट इज कॉल्ड एज फ्लैसिड पैरालिसिस, बिकॉज यहाँ पर फ्लैसिडिटी है। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में स्पास्टिसिटी और रिजिडिटी थी, दैट इज व्हाई दैट इज स्पास्टिक पैरालिसिस। बट इन एलिमेंट लीजन देयर इज hypotonia or there is floppy and weak muscles and it causes the flaccid paralysis because there is flaccidity in the muscles. इस पॉइंट को हम थोड़ा सा और यहाँ पे समझ लेते हैं। मसल टोन इज द टेंशन इन द मसल्स एट द रेस्ट। नाउ वी हैव टू कंडीशन, आइदर हाइपोटोनिया और हाइपरटोनिया। हाइपरटोनिया का मतलब टोन बढ़ गई, टेंशन भी बढ़ गई, रिजिडिटी भी इंक्रीज्ड है, स्पास्टिसिटी भी इंक्रीज्ड है, एरो इज गोइंग अप, राइट। सो इस वजह से स्पास्टिसिटी बढ़ गई तो जो पैरालिसिस होगा उसको स्पास्टिक पैरालिसिस बोला जाएगा, स्पास्टिक पैरालिसिस बोला जाएगा। हाइपोटोनिया में क्या होगा कि जो टोन है वो भी कम हो गई, एरो इज गोइंग डाउनवर्ड, टेंशन जो है मसल में वो भी कम हो गई, फ्लॉपी एंड वीक मसल्स डेवलप होगी जिस वजह से बहुत ज्यादा वीकनेस बढ़ जाएगी मसल्स की, and it causes the flaccid paralysis because there is flaccidity. टेंडन स्ट्रेच रिफ्लेक्स, टेंडन स्ट्रेच रिफ्लेक्स जो हम बेसिकली नी जब चेक करते हैं, ऐसे टेंडन को हम स्ट्रेच करते हैं, देन उसके वजह से ऑपोजिट मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आती है। सो अगर अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है तो हाइपर रिफ्लेक्सिया आएगा, रिफ्लेक्सेस जो हैं वो काफी ज्यादा प्रोमिनेंटली आपको नजर आएंगे, ब्रिस्क रिफ्लेक्स होंगे। लेकिन वहीं अगर हम बात करें एलएमएन लीजन यानी लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन के बारे में, तो हाइपो रिफ्लेक्सिया होगा, या फिर हो सकता है कि आपको रिफ्लेक्स मिले ही ना, आपको रिफ्लेक्स जो है वो फील ही ना हो। अब इसके पीछे की फिजियोलॉजी क्या है, अगर हम पहले समझे स्ट्रेच रिफ्लेक्स के बारे में, तो स्ट्रेच रिफ्लेक्स में बेसिकली क्या होता है कि हम कुछ स्टिमुलस देते हैं, क्वाड्रिसेप के टेंडन पे हम यहाँ हिट करते हैं तो मसल के अंदर एक सिग्नल जाता है, एक स्ट्रेच का सिग्नल जाता है, वो स्ट्रेच का सिग्नल हमारा सेंसरी फाइबर्स लेके जाते हैं इन दी posterior horn of the spinal cord which is responsible for the sensations and the sensory system. Now from the this sensory system एक लूप बनता है, एक लूप बना कि यहाँ से सेंसेशन गई और अब एक रिस्पॉन्स आया, दिस लूप इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क या फिर रिफ्लेक्स लूप या फिर द स्ट्रेच रिफ्लेक्स। तो एक स्टिमुलस गया, वहां से एक स्ट्रेच रिफ्लेक्स जनरेट हुआ, एक सेंसेशन जो आपके एफरेंट फाइबर्स थे वो आपके पोस्टीरियर हॉर्न सेल में गए, वहां से वो आपके एंटीरियर हॉर्न सेल में गए और एंटीरियर हॉर्न सेल से एक सिग्नल आया कि आपने एक क्विक कॉन्ट्रैक्शन करनी है जिसके बाद एक मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो ये एक लूप बन गया, लेकिन ये लूप चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, इस लूप को रोकना पड़ेगा। इस लूप को रोकने के लिए क्या है कि देयर आर सम डिसेंडिंग नर्व फाइबर और नर्व ट्रैक्ट्स, कुछ ऐसे डिसेंडिंग नर्व ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स को सिक्रीट करते हैं, यहाँ पर शो नहीं करा गया डायग्राम में, बट वी हैव वन हियर। सो दिस रेड वन, ये जो लाल वाले हैं ये हमारे डिसेंडिंग नर्व आपके वो हैं, डिसेंडिंग नर्व फाइबर्स हैं जो कि कुछ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करेंगे और ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स इस प्रोसेस को रोक देंगे। यानी अगर एक बार यहाँ पे हिट करा तो ऐसा नहीं है कि पैर बार बार आगे जाएगा, क्योंकि हमारा अपर मोटर न्यूरॉन बिल्कुल ठीक था, अपर मोटर न्यूरॉन के सारे सिस्टम सही थे, वहां से सिग्नल आया और वहां से हमारे पास जो है इनहिबिटरी जो हमारे ट्रांसमीटर्स थे वो आए और उन्होंने इस प्रोसेस को रोक दिया। अगर किसी को यूएमएन लीजन हो गया यानी अपर मोटर न्यूरॉन लीजन हो गया, तो ऊपर से नीचे कोई रोकने के लिए नहीं आया, लड़ाई हो रही है, लूप चल रहा है तो लूप चलते जाएगा, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर नहीं आए, बिकॉज जहां से उन्होंने आना था सेरेब्रल कॉर्टेक्स से ओरिजिनेट होकर, वहां पर तो लीजन है, वो लोकेशन है एक लीजन की। सो व्हाट विल हैपन कि ये लूप जो है ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, एंड अल्टीमेटली यू विल सी कि जो नॉर्मल रिफ्लेक्स आ रहा है उससे ज्यादा रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपर रिफ्लेक्सिया। So why hyperreflexia is occurring in UMN lesion? Because because the upper motor neuron basically it come down till the level of spinal cord, and there they secrete some inhibitory neurotransmitter जो ultimately जाकर इस loop को तोड़ते हैं। अगर UMN lesion होगा तो वो inhibitory neurotransmitter नीचे नहीं आएगा, ये प्रोसेस रुकेगी ही नहीं, तो आपको रिफ्लेक्सेस ज्यादा देखने को मिलेंगे, that is the hyperreflexia. The LMN lesion, if we talk about LMN lesion, that is lower motor neuron lesion,
तो वो तो बहुत ही सिंपल हो गया कि ए रिफ्लेक्सिया और हाइपोरिफ्लेक्सिया, या तो रिफ्लेक्स आया ही नहीं या फिर रिफ्लेक्स का जो रिस्पॉन्स है वो नॉर्मल से भी बहुत ज्यादा कम आया। सो व्हाट विल हैपन हियर इन एलिमेंट लीजन कि एक सिग्नल गया, लेकिन सिग्नल को जो कैरी करके आगे लेकर आता है, जो रिस्पॉन्स लेकर आ रहा है, वही तो हमारा लोअर मोटर न्यूरॉन है जो हमारा एंटीरियर हॉर्न सेल से निकल कर आया। तो वो लोअर मोटर न्यूरॉन जो है हमारा, वो तो ऑलरेडी एलिमेंट लीजन के अंदर है, वो ऑलरेडी डैमेज्ड है, तो वो सिग्नल ही नहीं लेकर आएगा। हो सकता है कि वो लीजन की लोकेशन एंटीरियर हॉर्न सेल हो सकता है इस पेरिफेरल नर्व के रूट में कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके एनएमजे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर हो, मसल एंड प्लेट पर हो। सो अगर एलिमेंट लीजन है, सो देयर इज एरिफ्लेक्सिया और हाइपोरिफ्लेक्सिया बिकॉज द element itself is impaired, and if UMN pathology is there, then there is lack of inhibitory neurotransmitters जो ultimately इस लूप को तोड़ नहीं पाएगा और ये लूप लगातार चलेगा and it will cause hyperreflexia। एक बार spastic paralysis को थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। Spastic paralysis is velocity dependent resistance to passive movement of the limb. मसल स्टेज इन कॉन्ट्रैक्शन। अगर मसल ऐसी हो गई, आप इसको ओपन करेंगे, आप खोलेंगे, वो दोबारा ऐसे चले जाएगा, आप दोबारा खोलेंगे, वो दोबारा ऐसा हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर स्पास्टिसिटी डेवलप हो गई है। मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन में ही रहेगी, मसल बहुत ज्यादा रिजिड हो चुकी है, मसल को आप स्ट्रेच भी नहीं कर पाएंगे, मसल को आप रिलैक्स भी नहीं कर पाएंगे, वो स्पास्टिसिटी में, रिजिडिटी में जा चुकी है। So why it is happening? Because of hypertonia, that is increase in the muscle tone, and sometimes clasp knife reflex is also seen in such situations. So why it is happening? Again, due to loss of inhibitory modulation of the stretch reflex from descending pathway. जो descending pathways हैं वो inhibition ही नहीं कर पा रहे। एक बार मसल कॉन्ट्रैक्ट तो हो गई, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्शन को तोड़ना भी है, तभी तो रिलैक्सेशन में जाएगी। लेकिन वो जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स आने चाहिए थे अपर मोटर न्यूरॉन से, वो नीचे आए ही नहीं, उनकी कमी हो गई। एंड अल्टीमेटली जब यहाँ पर इनहिबिशन के लिए कोई आया नहीं, लड़ाई को रोकने के लिए कोई आया ही नहीं, तो लड़ाई बढ़ती चली गई एंड दैट विल कॉज द स्पास्टिक पैरालिसिस। नेक्स्ट वी हैव मसल एट्रोफी। मसल एट्रोफी यानी मसल का बहुत ज्यादा वीक होते जाना। अगर किसी को अपर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस या यूएमएन लीजन होता है तो बहुत कम या फिर थोड़ी सी एट्रोफी देखने को मिलती है, लेकिन अगर किसी को लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होता है तो काफी ज्यादा जल्दी, फास्टर रेट पे सीवियर एट्रोफी देखने को मिलती है। मसल्स जो हैं वो बहुत जल्दी जो है अपने मास को लूज कर देती हैं, मसल बहुत जल्दी जो है वो वीकनेस में जाती रहती है। So what is the reason for no or less muscular atrophy in UMN paralysis? ऐसा क्यों है कि अपर मोटर न्यूरॉन के अंदर जो है मसल एट्रोफी है ही नहीं या फिर बहुत कम है एज कंपेयर टू दी LMN पैथोलॉजी? अपर मोटर न्यूरॉन्स में क्या होता है, अगर UMN पैरालिसिस है, अगर हमारा अपर मोटर न्यूरॉन के अंदर लीजन है, ओके, अपर मोटर न्यूरॉन खराब है, लेकिन LMN इंटैक्ट है, सो जो अनअफेक्टेड लोअर मोटर न्यूरॉन है, दे गिव्स द ट्रॉफिक एजेंट, या फिर हम बोल सकते हैं दे गिव सम न्यूरोप्रोटेक्टिव या ग्रोथ को प्रोमोट करने वाले फैक्टर्स वो प्रोवाइड करता है, एलिमेंट प्रोवाइड करता है, जैसे VEGF, GDNF, CNTF टू दी नर्व्स, टू दी पेरिफेरल नर्व्स। तो जो हमारी मसल्स हैं, पेरिफेरल नर्व्स के थ्रू जो मसल्स हैं, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू जो मसल्स हैं, उनके अंदर ये सारे फैक्टर्स जा रहे हैं जो कि एक प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं। ठीक है, सो ये ट्रॉफिक एजेंट्स और ट्रॉफिक फैक्टर्स जो हैं, they will reach in the muscle and they will cause कि भाई हाँ भाई हमारी मसल जो है उसका मास अच्छा रहना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ बढ़िया रहनी चाहिए। ठीक है, so these trophic factor they regulate several parameters of adult skeletal muscle like tension of the muscle, the force production by the muscle, innervation and the muscle mass also। तो अपर मोटर न्यूरॉन गया, लेकिन LMN ने तो ये सारी चीजें मसल को दे दी। तो अगर मसल अभी भी वीक हो रही है, हमने ये नहीं बोला कि नो, हो सकता है मसल कम वीक हो या बिल्कुल वीक ना हो। अगर वो कम वीक हो रही है तो कारण क्या है कि हम उन्हें यूज नहीं कर रहे, दैट इज डिसयूज एट्रोफी। ठीक है, सो इनर्वेशन मसल का बिल्कुल परफेक्ट है, मसल मास बढ़िया है, मसल में टेंशन मेंटेन्ड है, मसल में फोर्स मेंटेन्ड है, सो अल्टीमेटली हमारी मसल तो बिल्कुल बढ़िया है, सिर्फ अपर मोटर न्यूरॉन में तो प्रॉब्लम थी, तो मसल एट्रोफी जो है वो इसमें कम होगी। नो और लेस मसल एट्रोफी इज प्रेजेंट, इफ प्रेजेंट, अगर ये मसल एट्रोफी है भी तो क्यों है, इट इज बिकॉज ऑफ द डिसयूज ऑफ द मसल, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग दैट मसल, राइट। सो डिसयूज एट्रोफी कैन अकर, लेकिन वो भी बहुत
कम रेट पर होगी, बहुत ज्यादा सिवियर देखने को नहीं मिलेगी। अब जस्ट इसका ऑपोजिट कर देते हैं, रीजन फॉर सिवियर मसल एट्रोफी इन एलएमएन पैरालिसिस। अगर एलएमएन पैरालिसिस है, यूएमएन चल रहा है, अपर मोटर न्यूरॉन इज ओके, बट नाउ द लोअर मोटर न्यूरॉन इज गॉन, राइट, लोअर मोटर न्यूरॉन चला गया, तो आपकी मसल के पास ये ट्रॉफिक एजेंट या ट्रॉफिक फैक्टर्स नहीं पहुंचेंगे, मसल की फोर्स प्रोडक्शन कम होगी, मसल की टेंशन कम होगी, हाइपोटोनिया होगा, फ्लेसिडिटी हो जाएगी, मसल की इनर्वेशन हैम्पर होगी, मसल मास जो है वो भी रिड्यूस होता जाएगा विद टाइम एंड एट अ फास्टर रेट। सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, नो और लेस की जगह हो जाएगा सिवियर मसल एट्रोफी, बहुत ज्यादा मसल एट्रोफी हो जाएगी। नेक्स्ट इज पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्स। पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्स उन रिफ्लेक्सेस को कहा जाता है जो कि किसी बीमारी को इंडिकेट करते हैं या फिर किसी डिजीज के कोर्स के अंदर हमारी बॉडी में आते हैं। सो वी हैव पॉजिटिव बबिन्स्की साइन इन अपर मोटर न्यूरॉन लीजन एंड द बबिन्स्की साइन इज एब्सेंट इन लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। हालांकि ऐसा कहना सही नहीं है कि इट इज एब्सेंट। बेसिकली बबिन्स्की साइन क्या होता है, अगर मैं आपको भी पैर नहीं दिखा सकता तो आप मेरे हाथ को पैर की तरह इमेजिन करें। जो मेरे हाथ का जो डॉर्सम सरफेस है वो हमारा पैर का ऊपर वाला सरफेस है, और जो मेरे हाथ का पाल्मर सरफेस है वो पैर के नीचे वाला यानी कि प्लांटर सरफेस है। अगर हम किसी के प्लांटर सरफेस पे लेटरली टू मीडियली, नीचे से ऊपर, हील टू टोस की डायरेक्शन में कुछ भी ऐसे स्क्रैच करते हैं या अपनी फिंगर से मूव करते हैं या मतलब कोई फेदर वगैरह कोई मूव करते हैं, तो हमें क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम आप किसी नॉर्मल इंडिविजुअल पे हील टू टोज की डायरेक्शन में जाएंगे फ्रॉम लेटरल टू मीडियल साइड, तो उसके जो टोज हैं वो सब कर्ल हो जाएंगे, जो टोज हैं वो कर्लिंग कर लेंगे। लेकिन अगर किसी का बाबिन्स्की साइन पॉजिटिव है तो क्या होगा कि आप इस तरीके से मूवमेंट करेंगे एंड देन यू विल फाइंड कि जो आपका थंब है, जो आपका टो है, यहाँ पे थंब है, पैर में जो आपका ग्रेट टो है वो आपका एक्सटेंशन में आएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा, और आपकी फिंगर्स कर्लिंग के बजाय फैन हो जाएगी, इस तरीके से फैल जाएंगी। अगर आप ऐसे करेंगे तो इट विल बिकम लाइक दिस, राइट। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बाबिन्स्की साइन। और एब्सेंट यहाँ लिखा गया है बुक्स में भी और कई जगह नोट्स में मैंने देखा कि एब्सेंट लिखा होता है, बट दिस इज रॉन्ग। अगर आप एलएमएन पैथोलॉजी में देखते हैं तो आपका जो पैर है वो प्लांटर फ्लेक्शन में चला जाता है थोड़ा सा, तो आपका यहाँ पर होना चाहिए कि बाबिन्स्की साइन में ये डाउन जाता है, आपका जो मूवमेंट है ये थंब की फ्लेक्शन में चला जाता है, मुड़ जाती है ये जो उंगलियां हैं, ठीक है। इसके अंदर ये फैन कर रही हैं और आपका थंब एक्सटेंशन में जा रहा है, लेकिन एलएमएन रीजन के अंदर जो आप अगर बाबिन्स्की चेक करेंगे तो वो कर्ल कर जाएंगी, कर्लिंग नॉट इन द नॉर्मल कंडीशन। बेसिकली जो आपका थंब है वो फ्लेक्शन में जाएगा, ग्रेट टो जो है। देन द टेंडन स्ट्रेच रिफ्लेक्स, हाइपर रिफ्लेक्सिया और हाइपो रिफ्लेक्सिया वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि स्ट्रेच रिफ्लेक्स होता है। हाइपर रिफ्लेक्सिया क्यों हो रहा है, हाइपर रिफ्लेक्सिया इसलिए क्योंकि जो इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं फ्रॉम द अपर मोटर न्यूरॉन्स वो नहीं आ रहे क्योंकि यूएमएन लीजन है, और एलएमएन लीजन अगर है तो वहां पर तो लोअर मोटर न्यूरॉन ऑलरेडी खराब है, तो वो सिग्नल लेकर ही नहीं जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी तो रिफ्लेक्स भी नहीं दिखेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द अपर मोटर न्यूरॉन लीजन एंड द लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। हमने पढ़ा कि अपर मोटर न्यूरॉन सेरेब्रल कॉर्टेक्स से ओरिजिनेट हुए, या तो वो ब्रेन स्टेम में टर्मिनेट करेंगे या फिर वो स्पाइनल कॉर्ड में करेंगे, दैट इज कॉर्टिको बल्बर या फिर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। इसके बाद जिस नर्व फाइबर में वो रिले करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन को, दैट इज द लोअर मोटर न्यूरॉन, जो आपका पेरिफेरल नर्व्स बनाता है, पेरिफेरी में जाता है, फेस में क्रेनियल नर्व्स होती है, हेड में, ठीक है। सो दैट इज द क्रेनियल नर्व्स इन द फेस, दे आर द एग्जांपल ऑफ एलएमएन, लोअर मोटर न्यूरॉन, and peripheral nerves of the body, they come under the lower motor neurons of the body, right? Then हमने इनके बीच में डिफरेंस देखा on the basis of the site of the location of the lesion, then muscle atrophy, reflexes, the tone of the muscle and all. So I hope it is clear to you.